पंखा उधर कर दो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने? सातों? सातों कितने लोगों ने कर लिए? कितने लोगों ने किए 7 के 7 क्वेश्चन? एक ने किया। क्यों भाई? पेपर लेट मिला था क्या? फिर व्हाट हैपेंड? सोचने का टाइम नहीं मिला, सोचने में टाइम लगा। ओके और एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे। ओके बाकी लोग बताइए, ऑनलाइन वालों बताइए। आज तो खूब सारे कोटेशन कर लिए आप लोगों ने। कंटेंट याद नहीं है तो रिवाइज करना पड़ेगा उसके लिए। तो ओके आई थिंक आई डिड नॉट डू दिस। ठीक है स्टार्ट किया जाए। राम कहानी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल से करेंगे। बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम संग में मिलके आपके संग करेंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन अप्रोच द क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे करते हैं कोटेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा अप्रोच डेवलप करने का प्रयास करेंगे साथ में, ताकि आप समझें उन चीजों को कि कैसे एक क्वेश्चंस को हम डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एटसेट्रा। अभी भी लिख ही रहे हो क्या? हो गया ना सबका? हो गया भाई, इतना ही टाइम मिलता है पेपर में, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो? नॉर्थ कैंपस। कहाँ पे? कौन से उस पे? ये मेट्रो के पास, विश्वविद्यालय के पास। वहां से आते हैं आप? अभी पढ़ ही रहे हैं क्या? अभी कॉलेज में आप? तो डेली क्लास के लिए आते हैं आप खाली? अटेम्प्ट दिया इसके पहले? 2 अटेम्प्ट दिए हैं। अच्छा, काफी दूर पड़ता होगा फिर तो वहां से। आप भी वहीं से रहते हैं ना, कहीं कैंपस में ही? आप दोनों मतलब वहीं पे रहते हैं उसी साइड? वेरी नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग। क्वेश्चंस को ना मेरे साथ पढ़िए एक बार, ठीक है, ताकि देखते हैं इसको कैसे तोड़ेंगे, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग इज नॉट वेदर it has any evil in it, but whether it has more evil than good। क्या कहना चाह रहा है यहां पे स्टेटमेंट? because there are few things which are wholly good and wholly evil। ठीक है, the question is saying कि भाई संसार में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो पूरी तरीके से गुड और पूरी तरीके से इविल हैं। ज्यादातर चीजें क्या हैं? मिक्स्ड हैं। मिक्स्ड हैं तो कौन सी चीज अच्छी है या बुरी, इस बात का डिटर्मिनेशन इससे नहीं होना चाहिए कि वेदर इट हैज मोर इविल और वेदर इट हैज इविल और नॉट। इससे होना चाहिए वेदर इट हैज मोर इविल। मतलब एट टाइम्स वी मे नीड टू चूज लेसर इविल, क्योंकि ज्यादातर दुनिया में चीजें कैसी हैं? इट इज ए मिक्स्ड बैग। यही आपसे वो कह रहा है, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन हुआ, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्पेशली ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखिए यहां पे ना स्फेयर इसने डिसाइड कर दिया। आगे के जो क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे काफी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू टेस्ट मेंस कैरेक्टर गिव हिम पावर, या एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वाला जो क्वेश्चन था, पेपर दीजिए ना एक बार। एक काइंडनेस वाला क्वेश्चन है ना कि सिंपलेस्ट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आर बाई फार मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर। तो अब ये वाला क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे आंसर करना है, क्योंकि इसका कोई इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस नहीं आएगा।
आएगा क्या इन दैट सेंस? ठीक है, इट इज मोरली इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक, कोई गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए इसने उसको एकदम नैरो कर दिया। नैरो कैसे कर दिया? नैरो कैसे कर दिया? एकदम स्पेसिफिकली कर दिया कि भैया स्पेशली ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। अच्छा, जब बोला जाता है स्पेशली ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल गवर्नमेंट पॉलिसी आप लिखेंगे। कितने लोगों ने बियॉन्ड गवर्नमेंट पॉलिसी पे आंसर लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखा है? कुछ भी हो सकते हैं, बियॉन्ड गवर्नमेंट की बेसिस पे बेसिकली सोचना है। ठीक है, दैट इज एन इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ द टू, सो दैट आवर बेस्ट जजमेंट ऑफ द प्रीपोंडरेंस बिटवीन देम इज कंटिन्यूअसली डिमांडेड। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो इसका कहना अल्टीमेटली ये है इस क्वेश्चन का, आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि दुनिया में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो फुल्ली राइट और फुल्ली रॉन्ग हैं। ठीक है, ज्यादातर चीजें मिक्स पे आधारित हैं। इसलिए हमारे लिए स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इट बिकम्स इंपेरेटिव कि हम ये कंटिन्यूअस जजमेंट करते रहें। कौन सा जजमेंट करते रहें? कि हम प्रिपोंडरेंस ऑफ गुड ओवर इविल को चूज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इविल ओवर गुड को चूज कर लिया। आ रही आपको बात समझ में? यस और नॉट? ठीक है, सिलेबस के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में जो आपको पढ़ाया गया, ठीक है, उससे कौन कौन से पार्ट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं? और बताइए। डिलेमा, एथिकल डिलेमा में जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी आपने डिलेमा में पढ़ा, वो तो सब तो इसका पार्ट है ही, क्योंकि वो प्रिपोंडरेंस की बात करता है कि मैं अपने भाई बहन के लिए काम करूं या गवर्नमेंट के लिए काम करूं। इट इज प्रिपोंडरेंस ऑफ वन ओवर अदर, इट इज ऑलवेज ए मिक्स। लड़का उतना भी बुरा नहीं है, यस, कुछ तो उसमें अच्छाई भी है, वैसी बात है ये। जाओगे ना लड़का लड़की देखने, शादी वादी करोगे जब, तब की बात कर रहा हूं मैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट होली राइट और होली बैड, यस, दे आर ए मिक्स बैग ऑफ टू। So the continuous judgment is demanded that good precedes over bad. Yes or no? हाँ बासु जी, समझ में आया? Whatever metrics you have made for your life partner, the continuous judgment is demanded कि good precedes over bad. Whatever bad attributes हैं वो थोड़े कम हो, good attributes ज्यादा हो। Yes or no? क्योंकि I think no one is pure Ram or pure Ravan. Yes or no? So that is what the question is saying in the context of government policies. ठीक है, तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन का स्टार्ट एज फार एज पॉसिबल मैंने आपको बताया, आप मीनिंग से कर सकते हैं कि आप उसकी मीनिंग को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दीजिए, या बता दीजिए कि कौन से वैल्यूज पर आधारित है। इस केस में मीनिंग को एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो सिंपली बता दीजिए कि इन रियल लाइफ absolute good or absolute bads are very rare, and that demand our prudence. That demands our prudence to judge the preponderance of one over other. अब गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करिए तो एथिकल डिलेमास के आप एग्जांपल सोचिए अपने मन में। क्या मैं गवर्नमेंट डेवलपमेंटल पॉलिसीज जो होती हैं, सब्सिडीज जो होती हैं, अपस्पा जो होता है, लॉकडाउन जो हमने लगाया, क्या ये सारे केसेस एक मिक्स बैग की तरह नहीं है? जब हमने लॉकडाउन लगाया तो इकोनॉमिक वर्सेस डेवलपमेंट की बात करी, जब अपस्पा लगाते हैं तो हम लिबर्टी को एनक्रोच करते हैं, द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, जब हम सब्सिडीज की बात करते हैं तो हम रेवडी भी बांट देते हैं, ठीक है, टू एंश्योर डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा, एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं। So in government it is very difficult कि हम कोई fully agreeable solution पे आ ही जाएं। तो यहां एग्जाम्पल लिखने में कितने लोगों को दिक्कत हुई इस वाले पार्ट के लिए? किसी को दिक्कत नहीं हुई? ये उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अच्छा, देखा होगा लंबा सा क्वेश्चन है, बाद में पढ़ूंगी। सेव टाइम सेव मनी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई। सी सेट में डाउट लग रहा है मुझे, मैथ्स कैसी है आपकी? ओके मत कुछ सही करो उसको। ये तो कॉम्प्रिहेंशन है सीधा, दोबारा पढ़ते हैं। क्या इसमें क्या गड़बड़ लगा बताइए। हाँ बताइए। ये क्लास एमके सर की क्लास नहीं है, हम अच्छे से समझ क्लास करेंगे। बताइए क्या समझ में नहीं आया, बताइए।
प्रिपोंडरेंस का मतलब क्या है? नहीं, प्रिपोंडरेंस का मतलब है किसके रिस्पेक्ट में कौन सी चीज ज्यादा. सो अवर बेस्ट जजमेंट ऑफ प्रिपोंडरेंस बिटवीन देम इज कंटिन्यूसली डिमांडेड. कि बेस्ट जजमेंट मतलब आप किसी चीज ऑप्शन को चूज कर रहे हैं तो उसमें बुराई कम होनी चाहिए, अच्छाई ज्यादा होनी चाहिए, ये वो कह रहा है. थोड़ा थोड़ा यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ जा रहा है. आ रही बात समझ में? अब आया क्वेश्चन समझ में? हिंदी ट्रांसलेशन वैसे मिलता है देखने को, तो आई होप वहां आपको हेल्प. मेरी गलती नहीं है, देखो यूपीएससी ने दिया है ये. ठीक है, सो ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है. ये तो इस बार मेहरबान थी यूपीएससी, छोटे छोटे क्वेश्चन उन्होंने दिए और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन यूपीएससी दे रही है. ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? सिमिलरली इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर लीजिए, या महिलाओं के लिए आप सेक्रीफाइस की बात कर लीजिए. बहुत सारी वर्किंग वुमेन विड्रॉज फ्रॉम द वर्क फोर्स टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली. सो इट इज नॉट अबाउट फुल्ली राइट और फुल्ली रॉन्ग डिसीजन. हम फुल्ली राइट भी नहीं बोल सकते, व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल ग्रोथ ऑफ द वुमेन, और हम फुली रॉन्ग भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी जिम्मेदारी वो किसी और की थोड़ी ना है. अरे आपको बात समझ में? और यहां पे एग्जांपल ऐड करिए, आप मेरे सामने ऐड करिए. सबको ये एग्जांपल नहीं है, और क्या इंडिविजुअल लेवल पे सोचिए. इंडिविजुअल लेवल पे सोचिए. विसल ब्लोइंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल. क्योंकि विसल ब्लोइंग से फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है. जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ डिलेमास यार, यू विल गेट वेरी लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हियर. थिंक वर्क लाइफ बैलेंस, कल ही तो बताया. वर्क लाइफ बैलेंस, फुल्ली वर्क और फुल्ली लाइफ दोनों ही गड़बड़ है. यू गाइज बिलीव इन फुल लाइफ, जी लो अपनी जिंदगी, यस और नो? सो फुल लाइफ और फुल वर्क दोनों ही गड़बड़ है. मून लाइटिंग थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, इसमें नहीं आएगा. और कौन डिले कर रहा है? अच्छा, ओके. स्टील करना बच्चों को करने के लिए, ठीक है. यहां तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जो यूटिलिटेरिज्म के एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल यहां पे हैं. बच्चों को झूठ बोलना, वो था ना, falsehood becomes the place of truth, वो भी सी एग्जाम्पल है. क्या चाहते तो बच्चों का अच्छा ही हो, बट चीजें गलत कर रहे हो. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप. बीटिंग चिल्ड्रन, ठीक है, वही उसी से आ गया कल. हाँ, ऑर्गन डोनेशन, वेरी गुड. ठीक है, ऑनलाइन वाला देख लेते हैं. ठीक है, देन अब बात आती है कि अब क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया. यहां तक आपने एग्जामिनर को बता दिया कि हाँ भाई, प्रिपोंडरेंस हमने देखा कि मिक्स है, यहां भी हमने देखा मिक्स है. क्या कह रहा है? एथिकल कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड. बेस्ट जजमेंट इज बेसिकली हम वो जजमेंट कैसे लेंगे, ऑन व्हाट ग्राउंड्स लेंगे. तो हम कह सकते हैं कि भैया जनरली हमको वो डिसीजन लेने हैं जो पब्लिक गुड को प्रमोट करें और जो ओवरऑल यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से हित में हो सबके. हम वो जजमेंट लेंगे. दैट इज हाउ वी विल डिसाइड. जो लार्जेस्ट गुड फॉर ऑल नंबर ऑफ पीपल प्रमोट करेगा और पब्लिक गुड को जो प्रमोट करेगा, दैट इज हाउ वी विल डिसाइड. लेकिन क्या इसमें कोई कैच है? क्या इस लाइन में कोई कैच है? क्या कैच है? वेरी गुड. जो यूटिलिटेरिज्म का डिमेरिट था, क्या डिमेरिट था? यस, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिवनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल राइट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आपने मेजोरिटी के नाम पे डिसीजन ले लिया, व्हाट अबाउट माइनॉरिटीज? व्हाट अबाउट द इविल जिनके लिए वो हो रहा है? सो हियर यू विल राइट, हाउएवर वी मस्ट नॉट जस्टिफाई कंप्लीटली इविल इन द नेम ऑफ ग्रेटर गुड. है ना, ये तो एकदम एक्सट्रीम सिनेरियो हो गया. देयर शुड बी नो स्लिपरी स्लोप. ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर शुड बी प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ वायलेंस.
डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट यूज होना चाहिए, फेक एनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए। तो अल्टीमेट वे फॉरवर्ड कैसे आएगा, दैट अब आप बताइए क्या वे फॉरवर्ड रखोगे आप ऐसे केसेस में, पहले इसी का बताइए फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अब तक आपने आंसर को ओपन किया है, यहां तक आप ऊपर से कहते कहते आ रहे हैं हाँ भाई पब्लिक गुड प्रमोट, पब्लिक गुड प्रमोट करेंगे, क्योंकि दैट इज हाउ वी विल डिसाइड कि मिक्स वाला चीज में हम गुडनेस को प्रमोट करें। लेकिन यहां पे हमने पिटफॉल बताया कि कई बार लोग ग्रेटर गुड के नाम पे गड़बड़ कर देते हैं, है ना, बोल देते हैं ना कि सैनिक तो बॉर्डर पे खड़े हैं, तुम थोड़ी सी इनकन्वीनियंस नहीं झेल सकते क्या, ये क्या है, ग्रेटर गुड के नाम पे तुम्हारी लिबर्टी छीनी जा रही है बेसिकली। ठीक है, फेक एनकाउंटर, जस्टिस सिस्टम नहीं का फेक एनकाउंटर से आप न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो ये सब गड़बड़ है। तो हमने ये पिटफॉल बता दिया। अब मुझे डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आई शुड डिसाइड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, इंटेंशंस आर वेरी मच पैरामाउंट हियर। अरे यही तो बताया था जस्ट वार थ्योरी में, इंटेंशन क्या है प्रोपोर्शन फोर्स यूज करने का, इंटेंशंस आर पैरामाउंट हियर। इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, फेयरनेस आर इंपॉर्टेंट एंड द ड्यू प्रोसेस टू मिनिमाइज द इविल, क्योंकि इविल है तो इविल को मिनिमाइज भी हम करते हैं ना, उसमें जस्ट वार थ्योरी बताया था ना आपको, मिनिमाइज करना है। कैन यू सी द फ्लो ऑफ द आंसर, हाउ द आंसर इज फ्लोइंग, ये बहुत एलोबरेट मैंने लिखा है आपके लिए, आप इसको देखिए। एक मिनट पहले इसको देखो फिर क्वेश्चन पूछना। Now you're telling the examiner, yes, I largely agree with you, but overall इसमें कुछ डिमेरिट भी है, उसको दूर करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? जरूरी नहीं है 5 एग्जाम्पल दो, ये तो मैंने आपके दिमाग खोलने के लिए है। 2 एग्जाम्पल देके खत्म करो, क्योंकि कुछ के पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं इसमें, तो इसलिए ये बस आपके दिमाग खोलने के लिए मैंने ऐसे लाइन लिख दिया है इसमें। अब 2 एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं इस क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन है ना, इसलिए बड़े क्वेश्चंस में डेप्थ में मत जाना, क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को एक एक 2-2 लाइन में एलोबरेट कर दोगे, दैट विल डू। कोई पार्ट छोड़ मत देना, इसमें से कोई भी पार्ट हटाऊंगा आंसर खत्म हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं ये पार्ट हटाता हूं तो वैसे ही खत्म है, लिखा हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसी। ये पार्ट हटाता हूं तो स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसी लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट ही मुझे दिखाना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट बताता हूं तो जरूरी है, क्योंकि क्या डिमांड है वो बताइए, किस विषय में डिसीजन मेकिंग करूंगा। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा पार्ट नहीं बताता हूं तो आई एम फेलिंग, कि मैं फेयर तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा हूं। मैं बताइए एग्जामिनर को कि भैया दूसरी साइड भी है जिससे मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है। एम आई स्पीकिंग टू फास्ट? आ रही बात समझ में? जी जीवन, मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज, मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज टू सिंपली फर्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट कि भैया फुल्ली गुड और फुल्ली इविल कुछ नहीं होता है। ये कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लिसिटली बताना है एग्जामिनर को। देखो, आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग, and then I also know that how we resolve those dilemmas, we resolve those dilemmas through this thing, but उसमें भी एक कैच होता है, that is why overall our approach should be guided by this। इसमें आपने मोरालिटी लिख दिया, क्वेश्चन मोरालिटी लिख दिया, that is fine। जी 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 बताइए, अब एक एक डाउट पूछिए। हाँ, तलिस्मान वीकेस्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी 1 मिनट रुको। हाँ, तो वो इवैल्यूएशन किस पैरामीटर में होनी चाहिए, वही तो लिखा है, एथिकल कंसीडरेशंस। ये जो कंसीडरेशन जजमेंट है ना, इसी को मैंने लिख दिया, आप उसको वही लिख दीजिए, कंटिन्यूअस डिमांड, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ये भी लिख सकते हो हेडिंग में, मैंने एथिकल कंसीडरेशंस कर दिया है। तो ये लगातार जो कंटिन्यूअस जजमेंट है, ये किन बेसिस पे आप ले रहे हो, मैंने वो बताया है। जी आपका ये कहना था कि हमको जजमेंट एक बार दे चुके हैं, उसको भी बार बार देखना चाहिए। ये बहुत छोटा पार्ट है इस क्वेश्चन का, आप खुद देखिए क्वेश्चन का जजमेंट देखिए क्या है। वो ये कह रहा है कि आपके पास ऐसे जजमेंट बार बार आते रहेंगे,
देखिए ना लिखा हुआ है एवरीथिंग स्पेशली ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इज एन इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ द टू सो दैट आवर बेस्ट जजमेंट इज कंटिन्यूअसली डिमांडेड। तो मतलब आपके पास इतने इश्यू बार बार आएंगे कि आपके पास हमेशा ये चीज आपकी चेक होगी कि आप बेस्ट जजमेंट को, मतलब आपका जो बेस्ट जजमेंट है कि आप गुड को प्रमोट करें, ये हमेशा चेक होगा, ये कह रहा है वो क्वेश्चन। नॉट नेसेसरली एक क्वेश्चन एक डिसीजन मेकिंग को बार बार आप कंटिन्यूसली डिमांड करेंगे, नॉट नेसेसरली दैट, क्योंकि टाइम फैक्टर नहीं दिखा रहा है ये। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को आप पूरे को। इज एन इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ द टू, ये मिक्सचर हमेशा रहेगा। मिक्सचर समझ में आ रहा है? अगली लाइन क्या लिखी हुई है? हाँ हाँ, बिटवीन देम किस में? सही और गलत में। और सही और गलत में कंटिन्यूस डिमांडेड, कंटिन्यूटी इसी पे तो क्वेश्चन है ना आपको। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी का कॉन्टेक्स्ट है वो, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर होली गुड एंड होली इविल, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ द टू। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज द कॉन्टेक्स्ट फॉर कंटिन्यूसली डिमांडेड, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारी चीजों में ये मिक्सर रहेगा, दैट इज वाई इट इज कंटिन्यूसली डिमांडेड। अगर सपोज मैं ये कह देता लेट अस से केवल फिस्कल पॉलिसी में ही ये मिक्सचर है, तो एक कंटिन्यूस डिमांड वाला ऑप्शन हर किसी पॉलिसी के लिए नहीं खुलेगा ना। इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि ये हमेशा ये होगा, एवरीथिंग ऑलवेज इट विल बी लाइक दिस एंड दैट इज व्हाई इट इज कंटिन्यूसली डिमांडेड। ये है क्वेश्चन कि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करने जाओगे, आप कलेक्टर बन गए, आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करोगे, आप किसी को ऑफेंड करोगे, किसी को प्लीज करोगे, वो ये कह रहा है। आप यहां पे ऑब्जेक्टिविटी भी डाल सकते थे, मैंने बताया था ना रिलेवेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि आप ना डिसीजन ऑब्जेक्टिव तरीके से लीजिए ताकि आप बायस ना हो किसी भी एक इन्फ्लुएंस से। जी हाँ वासु जी। क्या धीरे धीरे? हाँ हाँ बहुत बड़ी, हाँ ये अच्छा है, दिस इज गुड, दिस इज गुड। कोड ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से लिख रहे हो तो यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट डालो, कोड ऑफ एथिक्स डालो, और इंडिविजुअल के लिए लिख रहे हो तो कंसाइंस डालो, ये आप कर सकते हो, वेरी गुड। प्रिपोंडरेंस नहीं होगा मतलब इविल, इविल ऊपर हो जाएगी फिर। जी जी जी, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ट्राइबल वाला एग्जाम्पल दे सकते हो कि डेवलपमेंटल रिफ्यूजी। इसमें एक चीज और भी आ सकती है अगर आप चाहें तो, कि जो क्वेश्चन है ना, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर होली गुड और होली इविल, इसी को भी बता सकते हैं आप कि वो कौन सी चीजें जो फुल्ली गुड और फुल्ली इविल हैं। अगर आपके पास ह्यूमन वैल्यूज के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ह्यूमन डिग्निटी इज पैरामाउंट, ठीक है, तो इस एरिया में आप ये भी खोल सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये एक्चुअल में, इसमें 5-6 चीजें हैं इनहिट, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में? एग्जांपल्स, एक एग्जांपल जैसे आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लिखेंगे तो गुड और इविल इसमें बता दीजिए। गुड इज डेवलपमेंटल आउटकम्स वर्सेस इविल ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डेवलपमेंट जीडीपी ग्रोथ है, जो भी आपको लिखना ये बताना पड़ेगा, इतना बताना पड़ेगा आपको, तभी तो आप क्वेश्चन से करेंट करोगे। नहीं तो सेम एग्जांपल आप 50 जगह यूज करते हो, तो क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए आपको वो क्वेश्चन के टर्म्स में ही थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए। मध्यम मार्ग, ठीक है, मध्यम मार्ग लिख सकते हैं, मध्यम मार्ग ठीक है। जी क्या हो गया? बहुत तेज, टेक केयर। नहीं नहीं जाओ जाओ, बुखार बहुत चल रहा है भाई। तुम भाई कहाँ गए फाउंडेशन के बच्चे? तुम टी शर्ट में घूमना बंद करो, कुछ पहन के आओ अच्छे से, ठीक है। वेरी एंथुजियास्टिक, क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद इज वेरी एंथुजियास्टिक। जी सारे क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, तो सेग्रीगेशन हो जाता है, इंडिविजुअल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, नेशनल,
अब इस केस में, अब इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने आपको बहुत साफ साफ कह दिया कि मोस्टली गवर्नमेंट पॉलिसी पे लिखना है, छोटा मोटा एक और डायमेंशन ऐड कर लोगे। क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आप बाकी नहीं खोल पाओगे, एक और लिख दोगे मोर देन एनफ है। आ रही मेरी बात समझ में? कोई डाउट यहां पे? उसका यही इलाज है कि आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, जैसे ये सब एग्जांपल आपको तुरंत तुरंत आ जाने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब प्रैक्टिस नहीं हुई। इसमें से काफी एग्जांपल मैं कल भी यूज किया हूं, परसों भी यूज किया हूं। तो वंस यू गो थ्रू दी नोट्स अगेन एंड अगेन, यू विल रियलाइज कि इन्हीं एग्जांपल्स को मोल्ड करके 50 तरीके से लिख सकते हो। आप बोल रहे थे ना एग्जांपल नहीं आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन, कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। वही एग्जांपल्स हैं जो आपको लिखने हैं। ऑब्जेक्टिविटी में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है नेविगेटिंग थ्रू इंटरेस्ट, उसमें लाइन लगा के एग्जांपल्स थे। एथिकल डिलेमास पे मैंने लाइन लगा के एग्जांपल्स लिखा है, देखे थे आपने पीपीटीज में, एथिकल डिलेमास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आपको ये दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी मुझे एग्जांपल क्या चाहिए, बट क्वेश्चन समझने के लिए इट इज ए प्रैक्टिस, इट इज कॉम्प्रिहेंशन वाला प्रैक्टिस, कि आप सही डायमेंशन से, बच्चे सवाल पूछ रहे थे फिलोसफिकल एसे का इंटरप्रिटेशन में, ये तो प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा। आप इसको बार बार और आप पाएंगे ना, एक थीम्स हैं जिन पे ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये थीम साफ साफ दिख रही है, ये यूटिलिटरिज्म वाला पार्ट है बेसिकली, कि एक चीज को मैक्सिमाइज करना है। अब ये समझ में आना चाहिए। प्रिपोंडरेंस से आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, आई बिलीव। प्रिपोंडरेंस वर्ड जो था उससे आप कंफ्यूज हो गए। अगला क्वेश्चन आसान है, ठीक है, आगे चलें। यस, अगला टॉपिक आसान है। इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इनजस्टिस एनीवेयर इज, क्या आएगा यहां पे इंट्रोडक्शन में? अब बताओ, इंडस्ट्री का डेफिनेशन अच्छा इंट्रोडक्शन होगा या कुछ इस तरह का इंट्रोडक्शन दें कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड? तो ये आएगा ना कि थीम क्या है, कोटेशन की थीम क्या है? इंटरडिपेंडेंसी। क्वेश्चन की थीम है कि वी आर ऑल वन, हम आपस में इंपैक्ट होते हैं एक दूसरे से। दैट इज ए बेटर इंट्रोडक्शन जी। या एक मिनट, या इंपॉर्टेंस सोशल कैपिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ, या वैल्यू से भी कर सकते हो। सॉलिडारिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोटेशन हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडारिटी, इंक्लूसिवनेस, ये भी लिख सकते हो। तो यहां पे डेफिनेशन वाला अप्रोच उतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, ये समझाना चाह रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में सिंपली एक्सप्लेनिंग द मीनिंग वाज ए गुड इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ही इतना बड़ा है। हाँ जी, ना वो जरूरी नहीं था इसमें लिखने का, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो आपको पता है, आपको हर बार थोड़ा पता रहेगा नहीं ना, ये सब मत करो आराम से, ठीक है। और हो गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा, आपको परेशानी थी ना इंट्रोडक्शन में, बार बार ओपन कर रहा हूं इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन का वो क्यों बेहतर था, इसका डेफिनेशन क्यों बेहतर नहीं है, लॉजिकली समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसका क्या बेहतर है कि आप स्टार्टिंग से दिखाएं, द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडारिटी, कंपैशन, इंक्लूसिवनेस एंड जस्टिस। हो गया, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या सिंपली यार कुछ पूरा करने दिया करो। अब आप समझो ना, मैं इसके बाद में बार बार पूछता हूं, समझ में आया, आप तब पूछिए। इट ब्रेक्स फ्लो, मेरे दिमाग में कोई ऐसे रटके थोड़ा ना बैठा हूं मैं, इट ब्रेक्स फ्लो कितनी बार बोला है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन इज कि आप या तो वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बताइए या स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है वो बता दीजिए, ठीक है। अब आप बताइएगा कि कैसे इनजस्टिस एट वन प्लेस इज थ्रेटनिंग जस्टिस एट अदर प्लेस, कैसे वो कर रहा है, कौन से वो मैकेनिज्म्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उन चीजों के हो रहे हैं। तो अच्छा कुछ नहीं है तो वैल्यूज के टर्म्स में सोचिए क्या होगा इससे। अगर समाज में ऐसा हो रहा है कि एक तरफ इनजस्टिस हो रहा है, बाकी लोग चुप बैठे हैं, क्या होगा इससे, हम कैसा समाज बना रहे हैं। क्या वो समाज, सिविलाइजेशन सॉलिडरिटी पे बेस्ड है, उस समाज में सोशल कैपिटल होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, जस्टिस एज ए वैल्यू करी जाएगी, नहीं होगी। ये भी एक डायमेंशन है इस आंसर का। कॉन्सिक्वेंसेज आर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, कॉन्सिक्वेंसेज। थ्रेट टू जस्टिस जो दिखा रहा है, इसी थ्रेट टू जस्टिस इज कॉन्सिक्वेंस ओनली। दीज आर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द कोटेशन, जब भी आप इस तरह का कोई कॉन्सिक्वेंस डिस्कस करते हैं। कैसे होगा, रिपल इफेक्ट से होगा।
हॉटस्पॉट्स बढ़ते चले जाएंगे जगह 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 जगह। देखते हैं कि नहीं देखते, पॉवर्टी स्ट्रकन जो रीजन्स हैं कंट्री वर्ल्ड के, वहीं सबसे ज्यादा वायलेंट प्रोन रीजन्स भी हैं। अल्टीमेटली लोगों का ट्रस्ट इरोड हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रेक कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग का एग्जांपल लीजिए, फेक एनकाउंटर्स का एग्जांपल लीजिए। इट विल परपेचुएट ए कल्चर ऑफ इनजस्टिस अल्टीमेटली। मैंने बोला ना, कल्चर ऑफ इनजस्टिस। सोसाइटी एज ए होल विल नॉट बी वैल्यूइंग जस्टिस नाउ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है यार उसके संग बुरा हो रहा है तो उसके संग बुरा हो रहा है, मैंने फील ही नहीं आ रही है। तो सोसाइटी कैसी बन रही है? अपैथेटिक इंडिविजुअल्स की बन रही है, तो जस्टिस को वैल्यू ही नहीं करते। इट विल लीड टू द रिजेंटमेंट, डिसकंटेंट, सोशल अनरेस्ट अल्टीमेटली, क्योंकि वो जो लोग जो परेशान थे वो फिर रिवोल्ट करेंगे। नक्सलिज्म का एग्जांपल है, सिविल वार्स का एग्जांपल है। इंटरकनेक्टेड वाले पार्ट पे आपको मैंने पहले ही बताया था, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन आर समथिंग जिसने हमको इतना पास ला दिया है कि वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो कल भी हमने डिस्कस किया। साइबर वारफेयर ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज ले लीजिए, इंसर्जेंसी ले लीजिए, हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। रूल ऑफ लॉ, जस्टिस की बात, कोई सेलेक्टिव चीजें नहीं होती हैं कि उनको जस्टिस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी जस्टिस नहीं रहेगा फिर जस्टिस। ठीक है। एंड अल्टीमेटली वो है ना, यू मे बी नेक्स्ट, आई वॉज ए ज्यू आई डिड नॉट स्पीक, फर्स्टली दे केम फॉर ज्यू, आई वॉज ए ज्यू आई डिड नॉट स्पीक अप। ये वाली ये पोएम है, सॉलिडारिटी। तो मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन पे, प्लीज ट्राई टू थिंक वेरी केयरफुली। मैंने सोचा कि ऐसा करके हम कैसा समाज बना रहे हैं, तो समाज की कलेक्टिव वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं, क्या हम सॉलिडरिटी बेस्ड समाज बना रहे हैं, क्या हम कल्चर ऑफ इनजस्टिस प्रमोट कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इनजस्टिस एनीवेयर थ्रेट टू, ये प्रोसेस हिस्टन कैसे कैसे हो रहा है, क्या हम इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरकनेक्टेड हैं? यस, हम इंटरकनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। यू राइट अबाउट दैट। दैट इज हाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑल्सो। आ रही है मेरी बात समझ में? यस? हाँ, अब डाउट पूछिए जी। डाउट जी। बी सीन बट सीन टू बी डन। ठीक। कंक्लूजन में आप बहुत कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। देखो कोई तलिस्मान कर रहा है, कोई ये कर रहा है, इट इज ऑल वेरी गुड, ऑल वेरी गुड। जी हाँ, बताइए। हाँ, वेरी गुड। ये भी कर सकते हैं कि कैसे जो समाज सॉलिडरिटी में बिलीव करता है, जो समाज कलेक्टिव जस्टिस में बिलीव करता है, कैसे वो ओवरऑल इनजस्टिस को ड्राइव आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सबने बिलीव किया कि ओजोन लेयर इज कलेक्टिव थ्रेट टू अस, वी ऑल वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। अल्टीमेटली बहुत अच्छा एग्जांपल है, केस स्टडी है। गांधी जी का एग्जांपल, आप गांधी जी का तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। गांधी जी ने तो हमेशा फटे में टांग डाली, इन द सेंस हमेशा वो जस्टिस, थ्रेट टू जस्टिस दूसरे लोगों को हो रहा था। आ रही मेरी बात समझ में? वो खुद बैरिस्टर थे, चाहते तो बहुत अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन दूसरों का जो परेशानी है, दूसरों की चादर अगर फटी हुई है तो उसको अपना मान के उसके लिए काम किया। अब गांधी जी रहते साबरमती आश्रम में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार, वहां मैं गया था ना कल आश्रम में, तो लिखा हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पत्र लिखा हुआ था उनको, जो उनको वहां पे जो इंडिगो प्लांटर्स का था ना वहां पे चंपारण में, कि इतना आपको, वो क्लियरली लिखा हुआ था। तो साबरमती में रह के भी चंपारण की सुध ले ली, बताओ। आ रही बात समझ में? आई हैव रिकॉर्डेड 2 शॉर्ट्स टुडे फॉर गांधी जी, वेरी इंपॉर्टेंट, देखना दोनों आपको एथिक्स और इसमें काम आएंगे, ऐसे में। एक तो एकदम साफ साफ बहुत अच्छा वैल्यू वाला पार्ट है, एक जनरल नॉलेज के लिए प्रीलिम्स में भी आ सकता है आपको। हाँ, इनजस्टिस होगा, अपोजिट बोल रहे हो जी। On the other hand, society that strive collectively for the justice will ultimately drive out injustice in the different parts of the.
वो डिमांड नहीं है इस क्वेश्चन का। इनजस्टिस के वेज क्या क्या हैं, डिमांड है क्या आपके हिसाब से? नहीं है। समझ में आ रहा है जी? मैंने ऐसा लिख दिया कि injustice anywhere is not a threat to justice everywhere. Mechanisms जो available है, नॉट कहाँ है इसमें? ये दूसरा पार्ट है, मतलब ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट तो वो है, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट तो जो है वो है हाँ, पहला पार्ट तो जो है वो है। और वो कितना 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 पेज दिया उसको? 1.5 पेज दिया। और दूसरा क्या लिखा? हाफ पेज थोड़ा सा करके अपोजिट। भाई ये ऐसे नहीं करना है, ये तो गलत है ना, ये तो बहुत उल्टा आर्गुमेंट कर रहे हो। उल्टे का तो ये थोड़ा ना होता है, मतलब ये होता है जो इन्होंने किया है कि अगर हम जस्टिस को कलेक्टिवली प्रमोट करेंगे तो सबके लिए कितना फायदा होगा, ये लिखना था। there are certain mechanisms to stop the spread of injustice, जैसे कि law and order हो गया, नहीं तो जो मैकेनिज्म हैं इनजस्टिस को स्प्रेड करने से रोक रहे हैं, वो मैकेनिज्म जो सिस्टम प्रमोट कर रहा है, वो जस्टिस में बिलीव कर रहा है, वो सिस्टम वो कैसे वो उसको रोक रहा है? बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस ओनली, अदरवाइज रुकेगा ही नहीं। ट्रूली अगर रोकना, आप उनको जेल में थोड़ा बंद कर दोगे। ट्रूली अगर रोकना तो जस्टिस ही प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। गलत आर्गुमेंट कर दिया, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ये तो बहुत नेगेटिव है। ऑनलाइन वालों के देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत लिख दिया इन लोगों ने भी यहाँ पे। ओके सर, कैन वन डायमेंशन बी हाउ जस्टिस समवेयर प्रमोट्स जस्टिस एवरीवेयर? हाँ ठीक है, दैट्स वेरी गुड, ये भी लिख सकते हो। हाउ जस्टिस समवेयर जगह सोसाइटी जो जनरली जस्टिस को प्रमोट करती है वो बाकी लोगों को भी इंस्पायर करती है जस्टिस के लिए, आप बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अच्छी केस स्टडी के हिसाब से। यस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फेयर में लैक ऑफ जस्टिस करके दिखा सकते हैं। हाउ टू क्रिएट जस्टिस, हाँ ये कर सकते हैं, बट ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज मत करना जबरदस्ती। या तो इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक इनजस्टिस वो लिखना, जो प्रियम्बल से लिंक अगर आपको करना है तो फिर उसको वैसे करना, ये कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आगे जी। क्या गलत तरीके से समझ लिया आपने? यार बात मत करो जीवन, ये सब नहीं। हाँ अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया इनजस्टिस के वेज, इनजस्टिस कैसे कैसे होता है, और इनजस्टिस को कैसे कैसे रोका जा सकता है, और फिर कंक्लूड कर लिया। कितने लोगों को लगता है कि इन्होंने मटर पनीर में से खाली पनीर उठा लिया? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, ये गलती आप भी करोगे, सीखो इसको। क्वेश्चन इज नेवर अबाउट जस्टिस अलोन। इन्होंने क्या किया, इनजस्टिस को खोला, इनजस्टिस के कॉजेज बता दिए, और उसको दूर कैसे करेंगे, उसको पॉवर्टी कर दो एक बार, पॉवर्टी एनीवेयर, इसको पॉवर्टी कर दो, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इन्होंने क्या किया, पॉवर्टी के कॉज बता दिए और पॉवर्टी को दूर कैसे करेंगे ये बता दिया। क्या ये डिमांड था क्वेश्चन का? क्वेश्चन का डिमांड था दोनों साथ साथ आते, मटर और पनीर साथ साथ आते। हाउ पॉवर्टी एट वन प्लेस इज थ्रेटनिंग जस्टिस एट एल्सवेयर, मटर पनीर साथ साथ, इसलिए मैं मटर पनीर बोलता हूं। इन्होंने केवल एक चीज करके कीवर्ड्स पर ऐसे लिख दिया जो नहीं करना है। ये बहुत ब्लंडर है, ये गलती मत करिएगा। आ रही बात समझ में? काफी लोग करते हैं इस गलती को, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छी बात है आपने कर ली, बाकी लोग अब नहीं करेंगे और आप भी मत करिएगा। हाँ, ए टू बी वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही है। डिस्कवरी जी स्वाति नाम है शायद आपका, वही क्वेश्चन है। इसको दिखाने के लिए जब आप दिखाओगे कि कैसे जस्टिस हो रहा है, वहां आप कर सकते हो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। आप वो बता रहे हो ना 2008 का जो हुआ, हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी कर सकते हो। एक्सट्रीम कैपिटलिज्म कैसे रिसेशन को प्रमोट करती है, वो भी कर सकते हो। एक तो आप इस चीज का ध्यान दो, आप ना बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
इतना स्पेस आपको बोलने में नहीं मिलेगा। आपको मैंने कल क्या बताया था कि जो आर्ग्यूमेंट है उसको सिंप्लीफाई तरीके, जितना सिंपल हो सके 1.5-2 लाइन में खत्म करिए, जितना सिंपल हो सके 1-2 लाइन में एग्जाम्पल लिखिए। इतना लंबा कहानी का हमको टाइम नहीं है। यू नीड टू बी प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग योर आर्ग्यूमेंट। क्या लिख दिया? 2 लाइन में तो समझ में ही नहीं आया, मुझे ही समझ में नहीं आया। जो आप मुंह से नहीं समझा पाए, मुझे लिख के क्या समझाएंगे? एल्सवेयर का बताओ ना। एल्सवेयर, थ्रेटनिंग जस्टिस हेयर, इनजस्टिस हेयर, थ्रेटनिंग जस्टिस एल्सवेयर। एल्सवेयर का रिलेशनशिप आना चाहिए ना। तो उसी सेक्शन के लोगों को तो इनजस्टिस किया, उसी सेक्शन के लोगों को इनजस्टिस मिल गया। मतलब मुझे लिंकेज समझ में नहीं आ रही। एल्सवेयर पराली का आप बोलो कि भैया गरीबी पंजाब हरियाणा में इतनी ज्यादा है कि वो बेचारे अपने जो प्रोडक्ट का वेस्ट है उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, तो इनजस्टिस इज देयर, इज थ्रेटनिंग जस्टिस हियर इन दिल्ली। तो मुझे वो डिस्टेंस समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल हैव्स टू बी प्रिसाइज। जितना कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल्स आप चूज करेंगे अपने आंसर के लिए, उतना ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उतना ही वर्ड्स कंज्यूम करेंगे, उतना ही आंसर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनेगा आपका। राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा आप काम करिए। ये राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम रहती है तब ज्यादा होता है। ज्यादा लिखिए, बहुत ज्यादा लिखिए। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज आप बन। कितने लोगों को अपना पहला एस्से याद है? पहला एस्से, पहला लव लेटर कितने लोगों को याद है? जो भी पहले लिखा हो। लव लेटर या एस्से? ऐसे लव लेटर नहीं लिखा? लव लेटर नहीं लिखा? क्यों? व्हाट्सएप पे काम चलाया? ओके, जो भी है। तो जो ऐसे आपको याद है, तो जब आपने एनेक्डोट लिखा होगा अपने ऐसे में, कितने पेज में गया था? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इंट्रोडक्शन जब लिखना बैठते हैं तो स्टार्ट तो कर देते हैं, कहानी खत्म नहीं होती है। 1.5 पेज 2 पेज तक लगा देते हैं केवल इंट्रोडक्शन। बाकी पार्ट ऐसे के जो इंट्रोडक्शन के होते हैं वो तो आते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वी आर वेरी पुअर एट एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ इन ए रिटन फॉर्मेट। जिन लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है ना, उनके संग ये प्रॉब्लम होती है। और वो लंबे लंबे सेंटेंस भी मेक करते हैं। आप देखिएगा, अगर आपने खुद के ऐसे देखे होंगे, पहला वाला, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि आपके जो सेंटेंस थे बहुत बड़े बड़े थे? 8-8, 9-9 लाइन का एक सेंटेंस रहा होगा। एंड, बिकॉज, सो, दस कर करके जोड़ा, बस जोड़ दिया वो। तो ये गलती तब होती है जब हम सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। या तो प्रैक्टिस आपने बचपन से कर रखी हो, आप अच्छे स्कूल में पढ़े, वहां पर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दिया गया होगा, तभी आप सीख जाओगे। या फिर अब कर लो वो मेहनत, अगर नहीं कर पाए हो तो। बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ए वेरी प्रिसाइज फॉर्मेट। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? आगे चला जाए जीवन में, चले। द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये वही क्वेश्चन है, उस वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने दिया था। आई काउंट, हाँ, आई कॉल हिम रिलीजियस वुडनेस एंड सफरिंग ऑफ अदर्स। सिमिलर डिस्कशन है, तो मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, जो पेंडिंग भी था हमारा। द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाई फार मोर पावरफुल देन 1,000 हेड्स बाउइंग इन प्रेयर। ठीक है, क्या कह रहा है कोटेशन? कि भैया जो छोटे छोटे सिंपल एक्ट ऑफ दया के हैं, दयालुता के, काइंडनेस के जो छोटे छोटे एक्ट हैं, ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं हजारों सिर एक साथ पूजा करने से ज्यादा। यही कह रहा है, यही कहना चाह रहा है। बस तोड़ दीजिए इसको। ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा होगा कि हजारों सर एक संग पूजा कर रहे हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं है? क्या रीजन रहे होंगे इसके? ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल कि ये जो 1,000 हेड्स जो बाव करते हैं प्रेयर में, इट इज मोस्टली सिंबॉलिक। और सोचिए क्यों करते हैं इसको? रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस इज ए सिन। We call ourselves religious, but we do not necessarily sacrifice our vices, and we still call ourselves religious.
आ रही बात समझ में? वो आऊंगा अभी काइंडनेस पे, पहले इसको दिखा रहा हूं, मैं बैकग्राउंड दिखा रहा हूं कि किस बैकग्राउंड में ये समझ में आ रहा है कि यार धर्म भरम की बातें ना खोखली हो जाती हैं, उससे कहीं ज्यादा क्या सीधा अच्छा काम कर दो, ये कहने का प्रयास है। तो धर्म की बात जो खोखली हो रही हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? सिंबोलिज्म रीजन हो सकता है, विदाउट सैक्रिफाइस काम करना रीजन हो सकता है, या रिलीजन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी इसका रीजन हो सकता है, या पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन भी इसका एक रीजन हो सकता है कि हमको रिलीजन की सही अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हम मांगे हम जिहादी हैं और हम गलत, हम बस मार रहे हैं सबको, हमको हेवंस में ये मिलेगा और वो मिलेगा। दैट मीन्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड द रिलीजन प्रॉपरली। सो उनको बोला जा रहा है, सिंस इट इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क, देयर लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग द रिलीजियस एस्पेक्ट, इट इज बेटर तू भाई सीधा सीधा अच्छे काम ही कर ले। और ये तो तुझे समझ में आता है, काइंडनेस इज मोर क्लोजर टू ह्यूमन हार्ट एंड इज यूनिवर्सल। इट इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, रिलीजन इज नॉट ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। हिंदुइज्म, सिखिज्म, इस्लाम, जैन अलग अलग चीजें बोलेंगे, लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, बट काइंडनेस इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। सिलेबस के कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं? ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहा हूं। तो गांधी जी सेइंग कि आप सबसे बड़े धर्म ह्यूमैनिटी को ही प्रैक्टिस करो ना कोई सब्जेक्टिविटी रहेगी, आपको भी बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। एंड परहैप्स यू विल बी सॉल्विंग द मोर प्रैक्टिकल इश्यूज एट हैंड। पूजा पाठ करने से पता नहीं कितना सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बट सीधा सीधा काम करने से सॉल्व होगा ना। दैट इज व्हाट गांधी जी इज सेइंग। आपको क्वेश्चन देख रहा है मैं कैसे तोड़ रहा हूं? क्वेश्चन को मैंने कैसे तोड़ा कि किस बैकग्राउंड में आ रहा है? रिलीजन के बैकग्राउंड में आ रहा है। तो रिलीजन को मैंने समझ लिया कि भाई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, मिसयूज हो सकता है, सिंबोलिज्म विदाउट सैक्रिफाइस वाला चीज लगा दी। इसके बैकग्राउंड में इससे अच्छा है कि मैं ह्यूमैनिटी का मतलब ह्यूमन वैल्यूज मैंने पढ़ा हुआ है, मैं उस पर बात करूंगा, मैं कंपैशन में बात करूंगा, मैं सोशल सॉलिडरिटी बात करूंगा, कैपिटल में बात करूंगा। आ रही मेरी बात समझ में? एग्जाम्पल तो होते हैं आपके पास देने को। गांधी जी खुद बहुत बड़े एग्जाम्पल है, मदर टेरेसा एग्जाम्पल है, महात्मा बुद्ध एग्जाम्पल है, मीराबाई एग्जाम्पल है, भक्ति सूफी सेंट्स एग्जाम्पल हैं, जो रिचुअल्स पे फॉलो नहीं करते थे, जो इसको फॉलो करते थे। दे बिलीव्ड इन द ह्यूमनिज्म। अच्छा, यही क्वेश्चन ना रिपीट होकर भी आ सकता है विवेकानंद के शब्दों में। स्वामी विवेकानंद, जैसा कि आपको पता है, ही वॉज ऑल्सो द प्रोपाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म। वो मानवतावादी चीजों की बात करते थे। वो बोलते थे कि आप हिंदुइज्म से भी अच्छी चीजें ले लीजिए, इस्लाम से भी ले लीजिए और क्रिश्चियनिटी से भी ले लीजिए, सबसे मिलके ह्यूमैनिटी द बिगेस्ट रिलीजन। यही बोलते थे वो भी, सेम चीज है। अब ये क्वेश्चन उस कॉन्टेस्ट में आ जाएगा तब भी आप आंसर कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कोई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है यहां पे? क्या? यस, both things may not be exclusive of each other. Both can be, आपने लिखा है ये, वेरी प्राउड ऑफ यू। नहीं, मैं वास्तव में बहुत अच्छा लगा मुझे। दैट शोज योर अंडरस्टैंडिंग। कितने लोगों ने लिखा है कॉम्प्लीमेंटरिटी वाला पार्ट? वेरी नाइस। आप ये बोल सकते हैं, नॉट नेसेसरली प्रेयर्स एंड काइंडनेस आर virtually exclusive of each other. गांधी जी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। गांधी जी खुद पूजा पाठ करते थे, खुद ध्यान करते थे, खुद इनका वो करते थे और अच्छे काम भी करते थे। इनफैक्ट अगर हम सही इंटरप्रिटेशन करें तो ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन प्रमोट दीज ह्यूमन वैल्यूज ओनली, मोर काइंडनेस, मोर जस्टिस। आ रही आपको बात समझ में? And then ultimately the diverse perspective in terms of what is kindness. आप काइंडनेस को समझ रहे हैं केवल शायद कोई भूखा है, कोई बीमार है, उसकी हेल्प करने से। लेकिन सपोज बासु जी छोड़ो, बासु जी नाराज हो जाएंगे। सपोज ये एकदम बाहर से अच्छा दिख रही हैं, लेकिन ये मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, तो इनके लिए एक्ट ऑफ काइंडनेस परहैप्स प्रेयर में आए। Perhaps she derives more solace from bhakti like Meera did.
तो ये इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है कि वो सोलेस कहां से डिराइव करता है। प्लीज चिंता मत करना अगर आप ये पर्सपेक्टिव नहीं लिख पा रहे हो, ये काफी ऊपर जाके पर्सपेक्टिव लिखा गया है। मतलब इट इज नॉट इजी टू थिंक दिस डायमेंशन इन द एग्जाम फॉर्मेट। मैं बस बता रहा हूं आपको कि आप ऐसे सोच सकते हो। अगर आपने इसके अलावा ये वाला और ये वाला पार्ट डिस्कस कर दिया, इट इज मोर देन एनफ फॉर यू, क्योंकि ये मोस्टली पॉजिटिव वे में ही लिखा गया है सेंटेंस। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंटरिटी वाला डायमेंशन जैसे इन्होंने लिखा है, इट इज ए वेरी ब्रिलियंट डायमेंशन, ब्रिलियंट डायमेंशन। समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं ब्रिलियंट डायमेंशन? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कोई डाउट? आपने इसको देखा मैंने कैसे तोड़ा इस कोटेशन के क्वेश्चंस को? मैंने देखा वो किस बैकग्राउंड में कह रहा है, उसकी थोड़ी रीजनिंग देखी, और मैंने जहां वो लेके जा रहे हैं उसकी रीजनिंग देखी, और मेरे सिलेबस से लिंक कर दिया, ह्यूमन वैल्यू से मैंने लिंक कर दिया। अब मेरे पास लिखने को बहुत कुछ है। यस और नो? अरे नहीं नहीं नहीं, बोलिए। पावरफुल देन व्हाट? देन प्रेयर्स। हाँ ठीक, लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया है? ये जो 1000 हेड्स बाउइंग इन प्रेयर्स है, ये रिचुअल पार्ट है रिलीजन का, हिसाब साहब वही दिखा रहा है। रिचुअल पार्ट की बात हो रही है कि जो रिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, बोलेगी वो उससे ज्यादा है कि आप प्रैक्टिकल चीजों पे काम करो, ह्यूमैनिटी पे काम करो। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। मुंह में राम बगल में छुरी करने से अच्छा है कि आप मुंह में राम ना मानो, मुंह में राम ना बोलो, बट छुरी भी मत मारो किसी को, ऐसा कहा जा रहा है। क्या था पूरा बताओ अच्छे से। हाँ B1 हाँ हाँ बताओ कैसे लगाया आपने, दिखाओ। बताइए बताइए कैसे एग्जाम्पल। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भाई मैं कह रहा हूं क्वेश्चन क्या केवल ये है कि बस हमें काइंडनेस करनी है? क्वेश्चन ये है काइंडनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलीजियस सिंबोलिज्म। इसको मत भूलिए, आप इसको भूल रहे हो अपने एग्जाम्पल में, इसलिए गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन को पूरा लेके चलो, तोड़ भी रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट को मत भूलो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे। काइंडनेस के तो 50 एग्जाम्पल मुझे दे देते, मैं अभी आपको बोल देता। सर्विस टू द मैनकाइंड इज द हाईएस्ट रिलीजन, ये क्वेश्चन दे देता मैं आपको। को लिखने में कसर थी आपको, लिखने में खूब लिख देते इसमें, कि मैंने क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, रिलीजियस सिंबोलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। तो आपका जो एग्जाम्पल है उसी कॉन्टेक्स्ट में आना चाहिए। अरे मेरी बात समझ में? हाँ जी सर। मोरोवर हाँ वेरी गुड। वेरी गुड आर्गुमेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो बोला कॉम्प्लीमेंटरिटी है दोनों, कि आप रिलीजियस वैल्यूज को, रिलीजियस प्रेयर्स को अगर आप तरीके से फॉलो करें, ट्रू मीनिंग पे अराइव करें, तो भी आप काइंडनेस की ओर जाते हैं। गांधी जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यार। गांधी जी के लास्ट सप्ते हे राम, गांधी जी खुद प्रेयर्स करते थे, मेडिटेशन करते थे। पर गांधी जी इस बात के खिलाफ थे कि आप प्रेयर्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप काइंडनेस नहीं कर रहे हो। उसके लिए कहा जा रहा है ये कि पूजा पाठ में तो पूरा दिमाग लगा रहे हो, लेकिन जब बात आ रही है एक्चुअल मदद करने की, तब हाथ पीछे खींच रहे हो। उसकी बात कही जा रही है। सो द क्वेश्चन इज अबाउट एम्फेसाइजिंग ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि भाई ये पहले होना चाहिए। अरे मेरी बात समझ में? जी बताइए। मैनकाइंड, हाँ ये उन्होंने कहा, विवेकानंद जी का है ये। तीरथ करो नाम जपो, ये बोल भी रहे हैं। ये लंगर वाला जो है, ये यही कॉम्प्लीमेंट्रिटी का एग्जाम्पल है।
नाम जपना, वंद चखना और क्या है वो 3 नाम है ना, कुछ क्या है नानक जी, गुरु नानक के। मैं ठीक है, बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वालों, आर यू गेटिंग एनी क्लैरिटी? ऑफलाइन वालों, हाँ सुबह बोल रहा था गॉड लाइज इन ह्यूमन हार्ट, हाँ इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा ये। गॉड लाइज इन ह्यूमन हार्ट्स नॉट इन चर्चेस, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। डिजास्टर आते हैं, क्या क्या, क्या लिखा है वो बताओ। वहां जाके हेल्प करें, और दूसरा है कि घर बैठ के प्रेयर करें। हाँ तो अब बात वो है कि आप बैठे हो यूएसए में, आपदा आई है यहाँ पे, आप हेल्प नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो करिए, ठीक है। लेकिन आपके सामने आपदा वाला आदमी पड़ा है और आप प्रेयर कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज गांधी जी सेइंग। आपके पास डोनेट करने को पैसा है, वो नहीं कर रहे हो बैठे बैठे और बस प्रेयर कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, वो गांधी जी कह रहे हैं। हो गया, आगे चलें। हाँ, सिंपलेट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, हाँ ये एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का मतलब ये है कि जो मतलब ह्यूमैनिटी से सीधे डिराइव होते हैं। यू डू नॉट रिक्वायर एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, यू डू नॉट रिक्वायर एनी रिलीजियस गुरु कि भाई ये करो। काइंडनेस इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमैनिटी, उसी की बात हो रही है। हाँ, गॉडेस की पूजा कर रहे हैं और घर में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं फीमेल के संग से, वेरी गुड एग्जाम्पल, इसी की बात कही जा रही है। इट इज बेटर टू बी काइंड टू योर मदर, वाइफ एंड डॉटर, है ना, देन सिंपली या ये नहीं करके और केवल पूजा करोगे, उससे बेहतर है कि आप वो करो, भली पूजा मत करो, उसी की बात हो रही है। आगे चलें, चला जाए, समझ में आ रहा है कुछ? लिखने पे प्रैक्टिस करिए आप, है ना। आप अभी ऐसा करना, अभी क्लास खत्म भी हो जाए तभी डेली लिखना, आप इस नवंबर दिसंबर के महीने में डेली लिखना, आप बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगा आपका, ठीक है। इट इज वही वाली बात है कि मतलब हम 4 दिन लिखते हैं, हमको लगता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम टू गेट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो लगातार करिएगा, इट विल इम्प्रूव, ठीक है। प्रॉब्लम इज मोर अबाउट राइटिंग, कि वो कम शब्दों में बात कहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कह रहे हो, बोलो। अलग ही टाइप का, हाँ हाँ हाँ। इज ये कौन सी अप्रोच? डायरेक्ट अप्रोच, सिंबॉलिक अप्रोच, यस। हाँ बिल्कुल, हाँ करता है, करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी में आएगा ना, ये तो यही तो बोल रहे हैं तब से। ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले पार्ट में जाएगा, सही बात है। आगे चला जाए, ठीक है। ये आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं, छोटा पार्ट इसका। ये हेट पे यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन पूछता है। डू नॉट हेट एनीबडी, देखिए कैसे इसको अप्रोच करेंगे। डू नॉट हेट एनीबडी बिकॉज दैट हेट्रेड दैट कम्स आउट फ्रॉम यू मस्ट इन द लॉन्ग रन कम बैक टू यू। इफ यू लव, दैट लव विल कम बैक टू यू, कंप्लीटिंग द सर्कल। तो बेसिकली जैसा खेत में बोओगे वैसा काटोगे। क्वेश्चन किस पे फोकस कर रहा है? कर्मा, वेरी गुड एग्जांपल, कर्मा। और वैल्यू इनकल्केशन फोकस कर रहा है, वेरी गुड। देखना 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 क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, अरे देखो कोई लग तो नहीं गई किसी को, बुक गिरा किसी के ऊपर तो नहीं गिर गई? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सब, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन?
हमारे पास आता है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन इससे? तो अगर हम कोई अच्छा एक्ट करेंगे तो उसका घूम फिर जो अच्छा वो हमारी लाइफ में आएगा, तो कुछ बुरा करेंगे तो वो भी जस्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या बता रहा है सोसाइटी के बारे में? इंटरडिपेंडेंसी बता रहा है पहली बात तो। और क्या बता रहा है? पहला ये बता रहा है कि हम जो समाज में हम जैसा करते हैं वो जब वापस मिलता है, दैट इज हमारा जो एक्शन है वो रिएक्शन के तौर पे हमको वापस मिलता है थ्रू ए साइकिल। दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, बिकॉज वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी आर ऑल सोशल एनिमल, वी आर लिविंग इन ए वसुधैव कुटुंबकम प्लेस। आ रही बात समझ में? अब बस इसको आपको बताना है ये कैसे हो रहा है। जब आपके अंदर हेट्रेड है, आपके अंदर हेट्रेड है या आपके अंदर पॉजिटिव है, कोई भी एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है, या आपके अंदर अगर हेट्रेड है ना, तो हेट्रेड है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हेट्रेड हाउ इट विल हार्म यू फर्स्ट, ये हमने कल डिस्कस किया। इट विल क्लाउड योर जजमेंट, प्रेजुडिस आपको आ जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन आपको आ जाएंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम करेक्टली डायग्नोज नहीं होंगी, यही डिस्कस किया। फिर आप गलत एक्शंस लेंगे, गलत एक्शंस लेंगे, देन समवन जिसपे वो इंपैक्ट आएगा वो आपको हेट करेगा क्योंकि यू हैव इनकरेक्टली डायग्नोज द प्रॉब्लम। भाई हिटलर ने बोला कि जर्मनी की परेशानियों का वजह कौन है? ज्यूज हैं, तो हेट्रेड ही तो थी, तो ज्यूज ने वापस हेट किया उनको, हिटलर को। ओनली हेट गॉट बैक टू हिटलर। अरे बस मदर टेरेसा का एग्जांपल लीजिए, प्यार किया और प्यार मिला। अरे आपको बात समझ में? सो द क्वेश्चन इज फोकसिंग ऑन दिस प्रोसेस वेयर आवर एक्शंस आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग अदर पर्संस, वेयर आवर एक्शंस आर एक्टिंग एज रोल मॉडल्स ऑल्सो। You could have talked about here the importance, for example, जैसे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है, वैसा ही वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, एंड दैट इज हाउ दे आर ट्रीटेड इन द एंड। बात समझ में आई? नहीं आई? दादा दादी को जैसा ट्रीटमेंट मां बाप करते हैं वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल की तरह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और वैसा उनका भी ट्रीटमेंट आगे चल के होता है। What they see, you will reap them. आ रही बात समझ में? Yes or no? So the question is focusing on, एक है ना कि दूसरों के संग व्यवहार मत कर जो मैं अपने लिए पसंद नहीं। Question is focusing on that. Question is focusing on karma. Question is focusing on the consequences of our action in terms of socialization process, in terms of role modeling, in terms of influencing other thoughts and actions, and in terms of the consequences of our actions on somebody else's future. और वही हमको फिर वापस मिलता है। ठीक है, तो यहां पे क्या एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो यहां पे आप दो चीजों में फोकस कर सकते हैं कि कैसे दिस स्टेटमेंट आस्क अस फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द हेट्रेड एंड आस्क अस टू एम्फेसाइज द पावर ऑफ लव थ्रू एग्जांपल्स। तो यहां पे दोनों में आप एक एक एग्जांपल से बता सकते हैं कि लव देने से कैसे लव मिलता है वापस। आ रही आपको बात समझ में? एंड देन लास्ट में जो इसका बड़ा पार्ट है इस एसे का, वो इंटरकनेक्टेडनेस है, कि दिखाता है कि समाज में हम कितने इंटरकनेक्टेड हैं। अल्टीमेटली हमको अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट द कोटेशन इज मीनिंग एक्चुअली। यहां पे थोड़ा सा एलोबरेशन आएगा, कर भी सकते हो, कल ही बताया हेट्रेड वाला पार्ट, तो लव वाला उसका उल्टा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, देन नियरली ऑल मैन कैन विदस्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर, एंड इफ यू वांट टू टेस्ट ए वुमेन्स कैरेक्टर देन व्हाट शुड बी डन? Give them power to. Okay. Nearly all men can withstand adversity. If you want to test a man's character, give him power. कैसे तोड़ेंगे इस क्वेश्चन को? जी
ठीक है, ये तो एग्जांपल्स हो गया, मैं स्ट्रक्चर के टर्म्स में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका एक पार्ट तो यही बनेगा कि पावर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कैरेक्टर टेस्ट होता है। ये क्लियरली दिखा रहा है इस चीज को। ये क्यों कहा जा रहा है इसको कि मुझे आपका कैरेक्टर टेस्ट करना है तो मैं आपको पावर दे दूं। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब क्या है? जरूरी थोड़ा ना है, कैसी बात कर रही हो? पावर का नो अकाउंटेबिलिटी है। अरे बाबा, ऐसे नहीं बोलते भाई। तो पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है, ऐसा थोड़ा ना है। हमें ना नॉन अकाउंटेबिलिटी है। पावर का मतलब है कि आप वो कर सकते हैं किसी के संग जो उसकी इच्छाओं के विरुद्ध भी है, वो फिर भी उसको ओबे करेगा। यू कैन मेक समवन डू समथिंग इवन दो इट इज अगेंस्ट देयर विशेस। इमेजिन करो आपके अंदर वो पावर आ जाए। इमेजिन करो आप खुद राजा महाराजा हो। इट विल एक्सपोज योर कैरेक्टर लाइक एनीथिंग। मैं एग्जाम्पल के लिए समझाऊं आपको? नहीं? एग्जाम्पल के लिए कितने लोग करप्शन नहीं करेंगे आगे चल के? हाथ खड़ा करो। कुछ लोग यहां भी कंफ्यूज ही हैं अभी भी। क्लास में तो हाथ खड़ा करो। आप क्लियर हो? करना ही है अपन को। वेरी गुड, ठीक है। सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा, उन्होंने बोल ही दिया पहले। वेरी गुड। बोलना मत, मुझसे पढ़े थे आगे चल के। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। सो आप लोगों ने बोला कि भाई हम करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। माई क्वेश्चन टू यू इज, डू यू हैव ए चॉइस? As of now also you don't have a choice. Your answer is theoretical. Your answer is theoretical. You do not have any power. ये सब फिक्टिशियस आंसर हैं। अभी मैं आपको एकदम रियल मनी आपके हाथ में लाके रख दूं। इमेजिन करो 1 CR 2 CR 5 CR जो भी आपकी लिमिट है आपके हिसाब से, वो पैसा पड़ा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है, रियल कैश पड़ा हुआ है। देन इट विल टेस्ट योर कैरेक्टर, बिकॉज पावर गिव्स यू रियल चॉइस। दैट इज वाई टेस्ट योर कैरेक्टर। बिना पावर के बाद चॉइस मिली ना, पावर के बाद तो वो अथॉरिटी आई ना कि मैं किसी से कुछ भी करवा लूंगा। ये जब अंदर से भावना आती है कि मैं किसी से कुछ भी करवा लूंगा, आप समझ रहे हो मेरे पास कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है अब तो। अच्छा, आपको और फील करानी है ये बात। आप इमेजिन करिए, आपने गरीब आदमी देखा है? आदमी, पुरुष, है ना? बाहर गरीब आदमी कैसे बिहेव करते हैं? आप अगर बहुत अच्छे कपड़ों में हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो वो पावर डिस्टेंस को समझ में आता है। एंड जनरली दे एक्ट सबमिसिव। मैं जनरली बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन हर जगह पे है। जनरली दे एक्ट सबमिसिव। यस और नो? वो आपसे लड़ेंगे नहीं, मतलब सबमिसिव उनका नेचर रहता है। वही आदमी जो दारू पी के घर जाता है, बीवी के सामने वो क्या हो जाता है? बाहर उसको कोई नहीं पूछ रहा है, बीवी के सामने वो शेर हो जाता है एकदम जाके। इट इज बिकॉज द पैट्रियार्चल सिस्टम हैज गिवन हिम द रियल चॉइस। वो बीबी को पीट भी देगा और समाज उसको कुछ बोलेगा नहीं, उसको पता है ये बात। ही हैज दैट अथॉरिटी, ही हैज दैट पावर, द रियल पावर। वो रियल है, अनलाइक योर आंसर कि हम करप्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। इट इज नॉट रियल। अभी यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा और आपके बगल में दोस्त बैठा है, आप पूछ लोगे? कितने लोग नहीं पूछेंगे? मतलब हाथ खड़ा करना। प्रीलिम्स का पेपर चल रहा है, आपको एक एमसीक्यू नहीं आता, आपके बगल में दोस्त बैठा हुआ है, उसको आंसर पता है, कितने लोग हैं जो नहीं पूछेंगे एक्चुअल एग्जाम में? नहीं, आपको पता है, आप इमेजिन करिए उसको पता है आंसर।
ये बात अलग है. द क्वेश्चन इज, इट इज नॉट द रियल चॉइस. So that is how power exposes your character, because it gives you the feeling that you can get away with your actions and decisions. It gives you that feeling, and that is what tests your character. क्योंकि the only checks and balances now is your own conscience, because now you have power. आपको जो रोकने वाला है वो आप खुद ही हो रोकने वाले, और कोई नहीं है रोकने वाला. इस सिचुएशन में तो आपका अंदर का जो राक्षस है वो तो बाहर निकलेगा ही ना. उस राक्षस को रोकने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल का संयमी होना पड़ेगा. आ रही बात समझ में? यस और नो? सो दिस इज व्हाट पावर डज. पावर आपको ये चॉइस देता है, इफेक्टिव चॉइस देता है कामों को करने की. पावर आपको ये बिलीव कराता है कि आप इनविंसिबल हैं, आपको कुछ नहीं होगा. तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. ये क्या है? यही वो पावर है. बिकॉज यू फील कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, पुलिस वाले तो मेरे नौकर हैं सब. दैट इज व्हाट पावर मीन्स. आ रही बात समझ में? बिकॉज टू एंजॉय पावर यू ऑफन रिजॉर्ट टू सर्टेन मीन्स विच एक्सपोजेज योर कैरेक्टर. पावर पाने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया है. अपने भाई बंधु बाप सबकी हत्या करी हुई है. इट एक्सपोज देयर कैरेक्टर, है ना. सो व्हेन यू डिसाइड योर चॉइसेस, एंड हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डिसाइड योर चॉइसेस विल बी गाइडेड बाय योर वैल्यू सिस्टम, एंड दैट विल एसेंशियली बी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर ओनली. दैट इज वाई पावर एक्सपोजेज योर कैरेक्टर, बिकॉज इट गिव्स यू रियल चॉइस. इट मेक्स यू थिंक यू आर इनविंसिबल. ठीक है, इट जस्ट मेक्स यू रिलैक्स. आ रही बात समझ में? तो इसका प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है? इसके अलावा ये रिलेवेंस है कि पावरफुल पोजीशंस पर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, और पीपल विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शुड बी चूजन ऑन दोज पोजीशंस. ये आपको लिखना है, आपके आंसर का पार्ट है. दिस इज व्हाट दिस कोटेशन मीन्स टू इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. दो पार्ट में पटेगा क्वेश्चन. पहले यही बताएगा जो मैं बता रहा हूं कि पावर कैसे एक्सपोज कर रहा है कैरेक्टर को. एग्जांपल आप दीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको देने हैं. फिर ये उस पे आएगा कि इसका मतलब कोरोलरी ये है, आज के जमाने में जो भी पावर दी जाए वो अनचेक्ड पावर ना दी जाए, एब्सोल्यूट पावर ना दी जाए. यस, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. चेक्स एंड बैलेंसेस में पावर दी जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपल विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शुड मैन दीज पोजीशंस ऑफ पावर. आ रही बात समझ में? यस. किसका? अब तुम बता दो थोड़ा सा. इतने तो मैंने बता दी है. इंजस्टिस कहां है इसमें? इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बनेगा कि भाई एडवर्सिटी चेक्स योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, है ना. while adversity checks your survival instinct, power checks your characteristic traits, how you will make decisions. यहां से इंट्रोडक्शन आएगा इसका. ठीक है, ये सिमिलर सा क्वेश्चन है. आई काउंट हिम ब्रेव हु ओवरकम हिज डिजायर्स देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमी. तो यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? एनिमी और डिजायर्स में कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है. दिख रहा होगा क्या कंपैरिजन है? हाउ डिजायर्स आर मोर पावरफुल देन एनिमीज. सोचो, हाउ डिजायर्स आर मोर पावरफुल देन एनिमीज. I count him braver who overcome his desire than who overcomes his enemies. यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन कहना चाह रहा है एनिमीज जो हैं वो छोटे थ्रेट हैं, डिजायर्स बड़े थ्रेट हैं. तो हम अगर यही प्रूव कर दें ऐसे में कि यार जो हमारी डिजायर्स हैं ये थोड़ी ज्यादा पावरफुल चीजें होती हैं rather than एनिमीज. आ रही बात समझ में? बताओ रीजन दो फिर इसके.
कॉन्सिक्वेंस बता रहे हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी डिजायर्स आपके पावरफुल एनिमी क्यों हैं? वेरी गुड। सबसे पहले तो डिजायर्स पे एक्शन लेने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। इट इज इजी टू जज अदर्स देन वन सेल्फ। ये करेज कहां से लाओगे कि खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें? दूसरों साफ दिखते हैं कि भाई इसकी वजह से नहीं हुआ मेरा। अरे तेरी वजह से नहीं हुआ। आप ही का एग्जाम्पल है, फलाने टीचर की वजह से नहीं हुआ, फलाने कोचिंग की वजह से। दिया एक्सटर्नल एनिमीज, उनकी वजह से नहीं हुआ नहीं है। कितने लोग बोलते हैं मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया, एंड देन ओवरकमिंग दोज एस्पेक्ट्स। आ रही बात समझ में? और इमोशंस ओवर पावर कर देते हैं, ठीक है। और एनिमीज के खिलाफ आप कलेक्टिवली लड़ सकते हो। डिजायर के खिलाफ अकेले लड़ना है, खुद को लड़ना है। अल्टीमेट बैटल इज बाय यू ओनली। एनिमी पे तो अलायंस बना लो ना आप, 4-5 लोग मिलके एनिमीज पे अटैक कर देंगे। इन डिजायर्स यू आर फाइटिंग योर ओन बैटल अल्टीमेटली, एंड यू आर फाइटिंग इट एवरी डे। एनिमीज एक बार मार दिए तो मार दिए, डिजायर्स तो वापस भी आ सकती हैं। हाँ ये भी है, डिजायर्स आर अनलिमिटेड। बिल्कुल, बुद्ध का डाल सकते हैं, डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो, अल्टीमेट ट्रूथ। यस, इट रिक्वायर्स सेल्फ। अब बाकी बात पे आ रहा हूं मैं। तो ये समझ में आ रहा है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का यही आएगा, इस क्वेश्चन के आंसर का, कि डिजायर्स, व्हाट मेक्स डिजायर्स द पावरफुल अपोनेंट? ए, बिकॉज आपको खुद से लड़ाई लड़नी है, बी अकेले लड़नी है, सी डेली लड़नी है, और कंटिन्यूसली लड़नी है। और इन सबके लिए यू रिक्वायर करेज, you require self introspection, and you require emotional intelligence. आ रही है बात समझ में? Yes, desires eclipse your thinking ability. Very good. Very good. तो एक क्वेश्चन बटेगा पहले पार्ट में कि डिजायर्स में अपने आप में ऐसा क्या है, फिर उसको ओवर पावर करने के लिए वो आदमी ब्रेवर क्यों चाहिए, ठीक है, वहां पे आएगा। मैंने आपको बताया था ना इमोशनल इंटेलिजेंस में कि आपको पावर का टेम्पटेशन, पैसे का टेम्पटेशन, ग्रीड का टेम्पटेशन रेजिस्ट करना है, तो क्या चाहिए आपको? इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। दैट इज हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स यू। इट इज वेरी इजी टू सकम टू द पॉलिटिकल प्रेशर एंड परहैप्स बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर 5-7 years, then be honest and getting transferred every 5 or 6 months. आपका पूरा करेज टेस्ट हो जाएगा इस चीज में, ईमानदारी में, कि कितनी बार ट्रांसफर हो जाएगा ना, सब पता पड़ जाएगा। वास्तव में टेस्ट हो जाएगा आपका कि डिजायर कितना कंट्रोल में है या नहीं है। आ रही है आपको बात समझ में? सो दैट इज हाउ द आंसर विल बी डिवाइडेड। क्लियर? सॉल्यूशन में क्या आएगा कि कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन, जो ईआई कल्टीवेट करने के तरीके थे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, उन सब पे आपको बात कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको? आगे चलें। अगला क्वेश्चन इज, एवरी वर्क हैज टू पास थ्रू hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. तो इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवरेंस है, तो सीधा सीधा तो क्या है बताइए, कैसे डिवाइड होगा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन का एक पार्ट तो यही बताएगा कि 100 ऑफ डिफिकल्टी बिफोर सक्सीडिंग। इसका मतलब यही है कि कोई भी आंसर, कोई भी मिशन अचीव करने से पहले चैलेंजेस काफी आते हैं। वो चैलेंजेस एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल चैलेंज तो आपको पता ही है, ठीक है। इंडिया को किसी ग्रोथ पाथ पे जाना है, जीडीपी अचीव करना है, तो क्या है एक्सटर्नल चैलेंज? कोविड आ गया है ना, ट्रेड वार हो गया है ना, मानसून आ गया। इंटरनल चैलेंज क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल करप्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, चैलेंजेस। और इंडिविजुअल लेवल पे देखो, आईएएस बनने के लिए एक्सटर्नल चैलेंज क्या है? मटेरियल अवेलेबिलिटी, मेंटरशिप, फलाना ढमकाना। और इंटरनल चैलेंजेस क्या है? डिसिप्लिन, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशंस। तो इन सब चैलेंजेस से आपको पार करना पड़ेगा,
ठीक है, पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट है कि दोज दैट परसिवियर विल सी द लाइट सूनर और लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूनर और लेटर वाला पार्ट, इसको हाईलाइट जरूर करना है अपने आंसर में। सूनर और लेटर का मतलब यह है कि आपकी जीत हमेशा होगी ही। तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल रिम्स में जाएगा आंसर लास्ट में, कि एक्चुअल जीत ना भी हो तो भी अगर आपने अपने डिजायर्स को भी जीता है, अपने आप को डिसिप्लिन बनाया है, तो भी आप विजेता ही माने जाओगे। इस सेंस में आंसर को लेके जाना है। ये पहला पार्ट तो यही आएगा कि जीत ही मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप दे देंगे, लेकिन अल्टीमेट एग्जाम्पल में आपको ये जरूर देना है कि रियलिटी में वो गोल मिले या ना मिले, आप इंडिविजुअल लेवल पे काफी प्रोग्रेस कर चुके होंगे, एंड दैट विल बी इटसेल्फ बी ए काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर यू। ठीक है, ये आंसर वहां खत्म होगा। गॉट इट? जरूरत नहीं है इसका, ओनली लिखा भी नहीं हुआ है ना, दोष बिल्कुल नहीं लिखा है ये बात। नहीं, ये डिफिकल्टीज किस किस के लेवल पे, तो आप ये बता सकते हैं कि इंडिविजुअल के लिए क्या डिफिकल्टीज है, एक्सटर्नल इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या डिफिकल्ट एक्सटर्नल इंटरनल, और नेशन के लिए, ऐसे कर सकते हो आप। डाल सकते हैं। आई लाइक यू। क्योंकि सूनर और लेटर जो है, अब ये हमेशा तो होगा नहीं ना कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए उसको जस्टिफाई करने के लिए यही बोलना पड़ेगा कि अल्टीमेटली यू विल सक्सेसफुल। ग्राउंडेड नहीं है, ये बता रहा है कि डिफिकल्टीज को, जब परसिवरेंस की जिसमें क्वालिटी आ जाएगी, वो किसी ना किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएगा, ये कह रहा है वो। हाँ, क्वालिटी की बात हो रही है ना, दो जू परसिवरेंस इज क्वालिटी। इसको और अच्छे एग्जाम्पल के लिए तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस के जो एग्जाम्पल दिए थे ना, वो आ जाएंगे यहाँ पे, वहां से उठा सकते हो आप। ये कर सकते हैं कि इम्पेशेंस से कैसे परेशानी होती है, इम्पेशेंस से या गिव अप करने से, ये सब करने से क्या होता है, और फाइट करते रहने से क्या होता है। डन? ठीक है, देन मिलते हैं फिर कल। एसए का टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा आज रात में शायद, 2 तो मैंने करवा दिए थे, वो बुकलेट और पीपीटी कनेक्टिंग वर्ड्स की। यहां पे आके लिख सकते हैं, और टाइमिंग आपको बता देंगे, आप ऊपर ही पूछ लेना। सुबह का टाइमिंग कुछ दे रहे थे, अब लिख सकते हैं, अभी पोस्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। सुबह का टाइम तो 10-11 बजे का कोई टाइम है, 3 घंटे। हाँ, कल ही एक पहला टेस्ट है एसए का। डेडलाइन तो लिखते रहो आप जब तक लिखनी है, डेडलाइन नहीं है ना कुछ, क्या होता है। सर, एकेडमिक्स जार्गो ने एक एग्जांपल दीजिए, मैंने आपके वाईटी वीडियो में क्या देखा था, मेरे समझ में नहीं आया आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एकेडमिक जार्गन्स कहां से आ गई? हाँ, कल होगा ना, कल और 2 सेशन बचे हैं अभी आपके, 4 हो गए ना, 2 और बचे हैं, 2 होंगे और। आई विल ट्राई टू इंक्लूड 2023 क्वेश्चंस इन टुमारोज एंड डे आफ्टर टुमारो। आज भी 2 दिए मैंने, वैसे देखे हो तो आपने देखे थे 2 क्वेश्चन इस साल के थे, कौन कौन से? हाँ, एकेडमिक जार्गन क्या होता है? एकेडमिक जार्गन मतलब फिलोसफिकल, अभी क्लास चल रही है ये। एकेडमिक जार्गन्स मतलब फिलोसफिकल टॉपिक से, फिलोसफी का जो कीवर्ड्स हैं, कोर हैं, वो बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो एकेडमिक जार्गन। साइकोलॉजी से कोई बहुत ऑप्शनल टाइप की चीजें यूज करेंगे, दैट इज एकेडमिक जार्गन। ऐसे से कीवर्ड यूज करना इज नॉट एकेडमिक जार्गन। ठीक है, ओके, बाय बाय।